अगर आप अभी भी जागृत नहीं हुए, अभी भी संगठित नहीं हुए, ये संगठित करने का प्रयास है मैंने तय किया है। मैंने ये तय किया मेरी बाकी की जिंदगी का जितना समय है इस जाति का संगठन बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। कौन रोकता है? मैं देखता हूं। माधव साहब संघर्ष करो, बिल्कुल इस जाति का संगठन बनाकर दिखाएंगे, ताकत बनाकर दिखाएंगे। कौन रोकता है? हम भी देखते हैं। ये राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद 10 राज्यों में राज्य अधिवेशन होने वाले हैं और इसकी अध्यक्षता इसी सफाई कर्मी जाति के पढ़ा लिखा वर्ग ही जाकर अध्यक्षता करेगा। लीडरशिप पैदा कैसे नहीं होती है ये भी हम देख रहे हैं। कैसे संगठन नहीं बनता हम देखते हैं। कैसे इसके अंदर कैडर निर्माण नहीं होता है हम देखते हैं। कैसे नेतृत्व पैदा नहीं होता फुले से अम्बेडकर के विचारधारा के आधार पर कैसे नहीं होगा हम देखते हैं। जब दुश्मन हमारे लोग का इस्तेमाल अपने लिए कर सकता है तो हम हमारे लोग का साथ सहयोग हमारे लिए नहीं ले सकते क्या? दुश्मन हमारे विरोध में हमारे लोगों का इस्तेमाल कर सकता है तो हम तो हमारे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। कौन सा उनका नुकसान का काम कर रहे हैं? वो साथ क्यों नहीं देंगे हम लोगों को? 10 राज्यों में राज्य अधिवेशन होगा, नवंबर में ही होगा। 10 राज्यों में राज्य अधिवेशन होगा। अहमदाबाद में होगा, राजस्थान के जोधपुर में होगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में होगा, मुंबई में 13 नवंबर को हो रहा है, बिहार के पटना में होगा या समस्तीपुर में होगा, ओडिशा में होगा। भुवनेश्वर से आए ना हमारे साथी, कहां गए? नायक जी कहां गए? उन्होंने भी कहा कि साहब हमारा राज्य अधिवेशन आप लीजिए ना। बंगाल के कलकत्ता में होगा, मध्य प्रदेश में भोपाल में होगा। 10 राज्यों में राज्य अधिवेशन होगा सफाई कर्मी जातियों का। नवंबर में ही 10 राज्यों में राज्य अधिवेशन होगा। देखते हैं कौन कैसे रोकता है इसको। हम भी देखते हैं ना भी कैसे नेतृत्व निर्माण नहीं होता। हम देखते 3-4 महीने में लीडरशिप पैदा हुआ। लोग आरोप प्रत्यारोप लगते। दीना भाना जी की जाति के लोग समझते नहीं है। इधर दीना भाना जी महापुरुष बन गए लेकिन इनके जाति के लोग कहां जागृत है? अरे तो कभी जागृत करने की कोशिश की? कभी उनके बीच में गए? फिर आरोप लगाते हुए दुश्मनों का हथियार बना हुआ है। तो आप उनको जगाने गए कभी? क्योंकि आपको तो डर लग रहा है कि संख्या में ज्यादा है। आपको डर लग रहा है, आपको उन्हें भाइयों से डर लग रहा है, आपको 52 हमारे लोगों को 52% से डर लगा है। दलित का लेबल लगाकर घूमते हैं। मैं कह रहा हूं आरएसएस के लोगों को, ब्राह्मणवादी लोगों को, मनुवादी लोगों को 52.5% ओबीसी का वो प्रधानमंत्री बना देते हैं, राष्ट्रपति बना देते हैं। उनको डर नहीं लग रहा है। आप 85 की बात करने वालों को डर क्यों लग रहा है? यहां तो आपकी विचारधारा में फॉल्ट है या आपकी नीयत में फॉल्ट है। या आपकी विचारधारा गलत है या आपकी मानसिकता गलत है। लोगों को तैयार करना नहीं चाहते हो। दोनों में से एक बात हो सकती है। विचारधारा हमारे महापुरुषों की गलत नहीं हो सकती, हमारे नेताओं की मानसिकता गलत है और इसी वजह से जागृति नहीं फैला रहे इस वर्ग में। तो 10 राज्यों में राज्य अधिवेशन होगा और इसकी ताकत हम बनाना चाहते हैं। और भारत में जितने भी सफाई कर्मी के ट्रेड यूनियन है, जैसे यहाँ चावड़िया जी संभाल रहे हैं, पूरे दिल्ली की सफाई यूनियन के चेयरमैन है और उनके नियंत्रण में ऐसे हर राज्य में लोग संपर्क में है। और पूरे भारत में देखते देखते हजारों ट्रेड यूनियन बामसेब के तहत आपके साथियों के लिए खड़ी हो जाएगी। ये कारवां कैसे बड़ा नहीं होगा हम भी देखते हैं। ये कारवां बड़ा कैसे नहीं हो सकता है, बढ़ाकर दिखाएंगे। तो ये लड़ाई लड़ना है। ये आपकी आने वाली जनरेशन की लड़ाई है। आप ताकत बनाओगे रामलीला मैदान में तो आपकी बहुत सारी समस्या दुश्मन चलाकर खत्म कर देगा। आपको ये देते इधर आ जाओ, उधर मत जाओ। तो आपकी आजादी की लड़ाई है, आपकी पीढ़ियों की लड़ाई है, आपकी जनरेशन की लड़ाई है। दुश्मन हमें गुलाम बनाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा देता है, याद रखो। जो आरएसएस के लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी भागवत का स्टेटमेंट उन्होंने बताया। तो आरएसएस के लोग हेडगेवार 1900 उस समय का डॉक्टर 1925 का जिंदगी लगा दी। 1925 का डॉक्टर और वो जानवरों का डॉक्टर, और वो फेल हो गया जब तो सुसाइड करने निकला। तो उसके बाप ने कहा मैं मना नहीं कर रहा हूं सुसाइड करने का, तेरे को मरना है मर सकते हो,
लेकिन मेरा ऐसा कहना है, अगर मरना भी है तो समाज के लिए मरो। तो उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। गुरु गोलवलकर 1928 का एमएससी, रजू भैया 1935 का बीएससी, कुशाभाऊ ठाकरे बीएससी, अशोक सिंघल 73 का मेटालिक इंजीनियर। गधे लोग है क्या? सारे बेवकूफ लोग है? हायर एजुकेटेड लोग है, पढ़े लिखे लोग है। उन्होंने अपनी हिंदुत्व की व्यवस्था बचाने के लिए जिंदगी और दांव पर लगा दी। हिंदुत्व का आधार स्तंभ कौन सा है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में हमारा स्थान क्या है? सबसे नीचे। चमार का, धोबी का, नाई का, कुम्हार का, वंगी का, मतलब गुलामी का मतलब गुलाम। बाबा साहब कहते हैं दुनिया में जो अधिकार वंचित होते वो गुलाम होते। भारत में इनको कोई अधिकार नहीं था, ये गुलाम है। गुलाम को गुलामी का एहसास कराओ, विद्रोह करेंगे। तो ये हमको गुलाम बनाए रखने के लिए अपनी जवानी और जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। और हम चाहते आजादी मिले, हम चाहते सत्ता मिले, हम चाहते पावर मिले, हम चाहते हैं स्वाभिमान मिले, हम चाहते मान सम्मान मिले, हम चाहते आरक्षण मिले, हम चाहते हैं नौकरियां पक्की हो जाए, हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन मुफ्त में। संभव है? सब कुछ चाहते हैं लेकिन मुफ्त में। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, गुलामी मिलती है, आजादी कीमत वसूल करती है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाबा साहब ने ऐसी कोई शर्त रखी थी क्या तुम्हारे सामने? है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा बाबा साहब ने शर्त रखा था क्या? लेकिन अपेक्षा जरूर रखी थी कि ये पढ़ा लिखा वर्ग अपने समाज का दायित्व निभाएगा। क्या हम हमारे समाज का दायित्व निभा रहे ईमानदारी से? हमारा दुश्मन ईमानदारी से हमारा सब कुछ खत्म कर रहा है और हम ईमानदारी से अपने समाज का दायित्व नहीं निभा रहे। तो आधा काम तो दुश्मनों का हम ही कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, इस अधिवेशन का जो मकसद था अधिवेशन लेने का, यह अधिवेशन लेने का मकसद 17 राज्य तक पहुंच चुके हैं, 31 राज्य तक दिसंबर तक पहुंचेंगे। और जैसे चावरिया जी ने कहा, निश्चित तौर पर पूरे भारत में ताकत बनाते हैं और 6 महीने के अंदर रामलीला मैदान में भीड़ इकट्ठा करेंगे, लाखों की भीड़ इकट्ठा करेंगे। आप 6 महीने में चुनौतीपूर्ण हम कह रहे हो, क्योंकि ये समस्या पूरे भारत की है, सारे महानगर पालिका की है, 100 महानगर पालिका है, वहां तक हमारा नेटवर्क है। 228 बॉम्बे की महानगर पालिका में हम फैला रहे नेटवर्क। उसी तरह दिल्ली में कितने वार्ड है? 272 वार्ड है। पूरे भारत में वार्ड वाइज हम फैला रहे, हमारे लोग हैं। हर वार्ड में सुपरवाइजर कौन है? हमारा ही तो आदमी है। हर वार्ड में सफाई करने वाला कौन है? हमारा ही तो आदमी है। जहां जाएंगे हमारे लोग कैसे नहीं मिलेंगे? तो ये ताकत हम लोग बनाना चाहते हैं। अगर ये ताकत हम बनाने में कामयाब हो गए तो दीना बाना जी का सपना साकार होगा, मान्यवर कांशीराम साहब का सपना साकार होगा और मान्यवर डीके खापड़े साहब का भी सपना साकार होगा। इस मौके पर मैं इतनी ही बात करना चाहता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद। जय मुनवासी। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।